आज के इस हाइपर डिजिटल और एआई के दौर में जब एक क्लिक में करोड़ों लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो इन नेताओं को सड़क पर चलने की जरूरत क्यों पड़ती है? और अब तो इसमें देश के मशहूर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर भी एंट्री मार चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि इन सब की क्या जरूरत है। दरअसल देश में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आ चुका है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन में करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, और दूसरी तरफ जनता का सरकार और सरकारी संस्थाओं से विश्वास खत्म हो रहा है। जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स शक के घेरे में आ रही हैं और पावर का सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है। इसलिए अब ये पदयात्राएं सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं, बल्कि इस उझड़ते भरोसे को फिर से वापस लाने की कोशिश है। पदयात्रा की नींव रखी थी महात्मा गांधी ने 1930 में, जब ब्रिटिश हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगाया और इंडियंस को खुद नमक बनाने से रोका, तो गांधी जी ने इस जुल्म के खिलाफ सॉल्ट मार्च शुरू किया। गांधी जी ने 78 फॉलोअर्स के साथ 240 माइल का सफर किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये डिफाइंस का एक शक्तिशाली एक्ट था। गांधी जी जमीन पर सोते थे ताकि आम जनता तक उनकी पहुंच हो। इसने ब्रिटिश लेजिटिमेसी को हिला दिया। गांधी जी ने दिखाया कि जब ऑपरेशन एक्सट्रीम हो तो फिजिकल सैक्रिफाइस ही मॉरल अथॉरिटी बनती है। गांधी जी के बाद विनोबा भावे ने 1951 में भूदान मूवमेंट शुरू किया और इसके जरिए अगले 20 सालों में लगभग 40 लाख एकड़ जमीन कलेक्ट की और लैंडलेस लोगों को दे दिया। इंडिपेंडेंस के बाद पदयात्रा का यूज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी हुआ। 1983 में चंद्रशेखर ने 4260 किलोमीटर्स की भारत यात्रा की, जिसका मकसद था सामान्य जनता की समस्याओं को समझना। और फिर इसके बाद 2003 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी ने भी पदयात्रा का इस्तेमाल किया और इसके बाद वो सीएम बने। वाईएसआर रेड्डी जगन मोहन रेड्डी के फादर हैं। इसके बाद भी आंध्र प्रदेश में पदयात्रा का इस्तेमाल हुआ, कुछ सक्सेसफुल हुआ और कुछ फेल। 2004 से 2016 के बीच पदयात्रा की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इंडिया एक इकोनॉमिक बूम देख रहा था। पॉलिटिशियंस को लगा कि अब चलने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल कैंपेनिंग, टीवी मीडिया और हेलीकॉप्टर से काम हो जाएगा। लेकिन फिर डिस्कंटेंट बढ़ा। करप्शन के मामले, फार्मर प्रोटेस्ट और मोदी गवर्नमेंट के तानाशाही ने ग्रास रूट्स पर एक नया स्पेस क्रिएट किया, और इसी के साथ आता है नैरेटिव ट्विस्ट। Is it such a black age for Bihar? Is there... It is. See, India मतलब पुअर कंट्री में आएगा पर कैपिटा बेसिस पे, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम कर ले। देश की पर कैपिटा आय है अभी 1,35,000। बिहार के ज्यादातर जिलों की पर कैपिटा आय है 25,000, 30,000। सो वी आर लाइक 1/5 ऑफ इंडियन एवरेज। तो आप समझिए कि यहाँ पे गरीबी का आलम क्या है। और ये मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो नीचे हैं उसकी तो बात ही मत करो। Correct. करीब 70 से 80% लोग यहाँ ऐसे हैं जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, 100 रुपीज नहीं कमा रहे हैं। इतनी गरीबी है। आज पदयात्रा इसलिए ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि मीडिया बायस्ड हो चुका है और इलेक्शन कमीशन जैसी इंस्टीट्यूशंस पर मैनिपुलेशन के एलिगेशंस हैं। जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ट्रस्ट कम होता है तो लीडर्स को फिजिकल कमिटमेंट दिखानी ही पड़ती है। पावर में बैठे लोग धूर्त हो चुके हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाकर ही इनका काम चल रहा है, तो इन्हें तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन वापसी के लिए इस पदयात्रा का इस्तेमाल कर रहा है। पदयात्राओं का ये नया दौर प्रोटेस्ट और पिच का कॉम्बो है। एक तरफ रूलिंग पार्टी पर हमला और दूसरी तरफ अपनी लेजिटिमेसी बनाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3,570 किलोमीटर्स की थी। मकसद था नफरत, बेरोजगारी और अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। लेकिन इस यात्रा का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत डार्क था। ऑपोजिशन लीडर्स पर रेड्स, डिसेंट का सप्रेशन और सबसे ज़रूरी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सीरियस सवाल। बिहार में प्रशांत किशोर ने एक अलग ही मॉडल लॉन्च किया, जन स्वराज। उनका मिशन करप्शन और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से दुखी लोगों की आवाज़ बनना और ज़मीन से उठकर एकदम नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा करना है। पीके ने 5,000 से ज़्यादा गाँवों का दौरा किया। उनका फोकस सिर्फ वोट मांगना नहीं था, बल्कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम मैपिंग और अगले 15 सालों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना था। और हम सब जानते हैं कि इस आदमी को डेटा का इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए वो पदयात्रा के जरिए रॉ और ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब जन स्वराज बिहार के अंदर एक थर्ड फ्रंट बनकर उभरा है। ये ट्रेंड सिर्फ नेशनल नहीं है, साउथ इंडिया में तो इसकी सक्सेस गारंटीड मानी जाती है। जगन मोहन रेड्डी ने अपनी प्रजा संकल्प यात्रा के बाद ही 2019 में इलेक्शंस जीते थे। लेकिन क्या इन मार्चेस से सच में कुछ बदलाव आता है, या ये सिर्फ मीडिया कवरेज पाने का एक तरीका है? सबसे पहले ये सिंसियरिटी का सिंबल है। जब सोशल मीडिया पर सब कुछ फेक लगता है तो ये मुश्किल फिजिकल जर्नी ट्रस्ट जनरेट करती है। इसमें मोस्टली ऑपोजिशन लीडर्स को फायदा होता है
क्योंकि उनके पास रूलिंग पार्टी की तरह मीडिया डोमिनेंस नहीं होता। पदयात्रा से वो नैरेटिव मोनोपोली तोड़कर गांधी स्टाइल लेजिटिमेसी रिक्लेम करते हैं और गोदी मीडिया के नैरेटिव मोनोपोली को तोड़कर ग्रासरूट इंटेलिजेंस और अनफिल्टर्ड डेटा का एक्सेस मिलता है, जो कि पॉलिसी फ्रेमिंग में यूज किया जा सकता है। राहुल गांधी की पदयात्रा का एनालिसिस देखते हैं। 2024 इलेक्शंस में जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, वहां कांग्रेस का वोट शेयर रफली 6% इंक्रीज हुआ था। अब इस बात को सीरियसली एनालाइज करना होगा। जब पदयात्रा ने 6% वोट बढ़ाया तो वो सीट्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि देश में वोट थेफ्ट, मीडिया कैप्चर और इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन के एलिगेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। जब लोग ईवीएम क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं और ऑपोजिशन लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं, तो पदयात्रा मोबिलाइजेशन तो कर सकती है, लेकिन कन्वर्जन की गारंटी नहीं दे सकती। हालांकि राहुल गांधी की दोनों यात्राओं के बाद ही यूपी और बिहार में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। 2024 इलेक्शन में अगर स्पेशली यूपी की बात करें तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें वो 17 सीट्स में से 6 पर जीते थे। ये लगभग 35% का स्ट्राइक रेट बनता है और सीट्स के अलावा इन 17 क्षेत्रों में से ही कांग्रेस का वोट शेयर भी लगभग 3.1% बढ़ा था। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस को पदयात्रा का लाभ मिला है और इस बात को समझते हुए राहुल ने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। नहीं, आई एम नॉट होपिंग, वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। जनस्वराज की गवर्नमेंट बन रही है। वो तो आप ही का होप है ना। इट्स नॉट अ फैक्ट टिल नाउ। नहीं, इट कांट बी अ फैक्ट टिल इट हैपेंस। हाँ, वो तो ठीक बात है। या इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स योर फीलिंग एंड योर होप। इट्स नॉट होप, फिर क्या है? इट्स अ कन्विक्शन। अगर जनस्वराज को लेकर प्रशांत किशोर के दावे की बात करें तो वो शायद महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और एकदम जमीन से उठकर सत्ता तक पहुंचना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और मेरी राय में सरकार बनाने की बात सच्चाई से अभी दूर है। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बना पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब सवाल यह है कि क्या पदयात्रा सच में कुछ बदल सकता है या ये सिर्फ ऑपोजिशन के पॉलिटिकल रिवाइवल का एक जरिया है? पदयात्रा इमीडिएट पॉलिसी चेंज नहीं लाती, लेकिन जनस्वराज जैसा मॉडल जो गवर्नेंस ब्लूप्रिंट बना रहा है, उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की उम्मीद है। पदयात्रा जरूरी है चेंज की शुरुआत के लिए, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए सिस्टमिक रिफॉर्म चाहिए। पदयात्रा मीडिया को निगलेक्टेड विलेजेस तक लाती है। इससे यूथ और वुमेन पॉलिटिक्स से कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, पदयात्रा इंडिया का सबसे पुराना प्रोटेस्ट टूल है जो गांधी जी ने शुरू किया था। आज ये फिर से इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन सवाल के घेरे में है। पावर का सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है और सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। पदयात्रा एक नेसेसरी कंडीशन है ऑपोजिशन के रिवाइवल के लिए, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है जब तक इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस और मीडिया की फ्रीडम जैसे इश्यूज सॉल्व नहीं होते। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।